हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। थोड़ा लिखना ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले लिख दूंगा, उसके बाद उसे समझा दूंगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बार बार हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव निकाल रहे हैं, सिमेट्रिक निकाल रहे हैं, ट्रांजिटिव निकाल रहे हैं, वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है बता रहे हैं। तो अब तक तो इतना तो जानकारी हो ही गया होगा कि कौन सा केस में हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा ट्रांजिटिव होता है और कौन सा सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो और ये भी जान गए हैं कि जब तीनों होगा तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, वो रिश्ता क्या कहलाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोलता है एक रिलेशन दिया हुआ है आपके पास कि T1 एंड T2 दो गो ट्रायंगल है और T1 इज सिमिलर टू T2। T1 और T2 क्या है, एक दूसरे का सिमिलर है, ठीक है ना। तो आपको पता करके बताना है कि ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं। तो इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, वो खुद का सिमिलर होगा कि नहीं होगा। तो हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलता है कि अगर T1 एंड T1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि T1 इज सिमिलर टू T1। तो जब ऐसा केस होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो यहां साफ साफ दिया हुआ है कि T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R एंड T1 इज सिमिलर टू T2। जब T1 और T2 सिमिलर है तो बाबू T2 और T1 भी तो सिमिलर होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव में देखते हैं, T1 T2 अगर एक दूसरे का सिमिलर होगा, T2 T3 भी एक दूसरे का सिमिलर होगा, तो T1 और T3 तो सिमिलर होगा ही। नहीं समझ में आया कि अगर आपके पास T1 और T2 दोनों एक दूसरे का सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है, फिर T2 एंड T3 भी एक दूसरे का सिमिलर है, तो क्या T1 और T3 एक दूसरे का सिमिलर नहीं होगा? एकदम होगा। तो इस कारण से यह हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा वो हमारा क्या कहलाता है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। बात समझ में आ गया कि जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखिए दूसरा केस इसका क्या था, इसका सेकंड केस देखते हैं। बोलता है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 का जो है साइड दिया हो। चलो हम लोग बनाते हैं पहले, इसको मिटा देते हैं, बना करके समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है इसका साइड, चलो बना ही लेते हैं ना इसको। एक राइट एंगल ट्रायंगल, चलो एक T1 हम ले लेते हैं और T1 का जो है कि साइड आपके पास 3 4 5, चलो 3 4 5। अच्छा सेकेंड ट्रायंगल अगर हम बात करें, ये अगर हमारा T2 है, T2 का अगर साइड आपके पास दिया हुआ है 5 12 13 एंड T3 दिया हुआ है T3 दिया हुआ है 6 8 एंड 10। तो आपको बताना है कि विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। मतलब T1 T2 और T3 तीनों में से कौन एक दूसरे का रिलेटेड है, मतलब रिलेशन में है, बताइए आपको। तो देखिए आप क्लास 10th में सिमिलरिटीज पढ़ के आए हैं, तो उसमें क्या होता था कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा उसका कंडीशन क्या था कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या करस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए। तो अब चेक करके देख लो कि ये 3 है और ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है, ये 5 है और ये 10 है। तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि T1 और T3 क्या है, एक दूसरे का रिलेटेड है। तो वही लिखा T1 एंड T3 इज रिलेटेड टू ईच अदर।
बात समझ में आ गया? तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट द corresponding sides of a triangle T1 and T3 are in the same ratio, hence T1 is related to T3. क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 12 अपना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है एक रिलेशन है P1 and P2. P1 and P2 have same number of sides. ठीक ना, मतलब P1 और P2 आपका दो पॉलीगन है। पॉलीगन पता होना चाहिए आपको, ये क्लोज फिगर होता है और इसमें मोर देन 2 साइड्स होता है, मतलब 2 साइड से तो क्लोज फिगर नहीं ना बनेगा, इसको कम से कम तो 3 साइड होना चाहिए। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल वो भी एक पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जितना भी दिखेगा आपको क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय मोर देन 2 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है ना? तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो कहने का मतलब है कि ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर आप P1 और दूसरा भी आप P1 दो पॉलीगन लेते हैं, दोनों एक ही पॉलीगन दोनों है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों बिलोंग्स करेगा कि नहीं यार से, क्योंकि हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 का भी साइड सेम होगा और P1 का भी साइड सेम होगा, दोनों P1 का साइड सेम होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो वही लिख दिया है कि P1 belongs to R as the same polygon has the same number of sides with itself. अगर पॉलीगन आप सेम लेते हैं तो दोनों का साइड भी सेम ही होगा। ठीक है? तो इस कारण से हमारा ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, सेकंड का बात करते हैं साइमेट्रिक के लिए। तो P1 और P2 अगर बिलोंग्स टू R है, P1 P2 बिलोंग्स टू R है, रिलेशन क्या बोलता है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर P1 P2 का साइड बराबर है तो P2 P1 का भी तो साइड बराबर होगा, है कि नहीं? मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि P1 P2 का साइड्स आपस में बराबर है तो P2 P1 का भी तो साइड्स आपस में बराबर होगा और दोनों रिलेशन से सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये क्या कहलाएगा? हमारा साइमेट्रिक कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर एक और लेते हैं P3, तो P1 P2 और P2 P3 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स और P2 एंड P3 हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जब हमारा P1 P2 का साइड इक्वल है, P2 P3 का साइड इक्वल है, तो P1 P3 का साइड इक्वल नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। जब रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन हो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है इक्विवेलेंस। हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो इधर काम हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट बोलता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। देखिए पूरा लिख दिया हमने, ठीक है ना? ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4, 5। अच्छा, बोलता है कि द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना? ये तो बहुत ईजी है, आसान है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है टी जिसका साइड कितना 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5, तो जाहिर सी बात है कि ये किससे रिलेट करेगा? तो इसके लिए एक और ट्रायंगल चाहिए और उसमें भी जिस तरह से इसमें 3 साइड है उसी तरह से इसमें भी 3 साइड ही होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से ही तो रिलेट करेगा। तो इसलिए क्या, हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल है तो इस दूसरा ट्रायंगल से, क्योंकि रिलेशन क्या बोलता है? बोलता है कि दोनों में साइड्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं ना है कि एक ट्रायंगल ले लीजिएगा और एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हो जाएगा और ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो दोनों में 3 ही साइड होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। बोलता है कि एक रिलेशन है जिसमें L1 एंड L2 दो लाइन है। बात को समझिएगा, 2 लाइन्स दिया हुआ है, एक का नाम L1
और दूसरे का नाम L2। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक ना। L1 इज पैरेलल टू L2। पूछता है कि क्या ये इक्विवेलेंस होगा, रिलेशन बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस कब होगा, जब ये तीनों होगा। अब इतना तो बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि जब तीनों होगा तब, क्योंकि लास्ट में चल रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज का लास्ट चल रहा है। तो R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा ना, क्योंकि अगर L1 मतलब एक लाइन वो खुद एक अपने ही लाइन का हमेशा पैरेलल होता है, याद रखिएगा जो बोला जा रहा है। ये जो लाइन L1 है, ये L1 अपने आप का पैरेलल है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब L1 बिलोंग्स टू R। तो जब L1 R से बिलोंग करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरी बात, सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगर L1 और L2, देखिए L1 और L2 दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कि L2 भी L1 का पैरेलल होगा। तो मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, ऑल्सो L2 इज पैरेलल टू L1, यानी L1 बिलोंग्स टू R। तो R इज सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग लेट करेंगे, यहाँ से एक और लाइन लेंगे L3। बात को समझिएगा, एक लाइन और ले लिया हमने L3, ठीक है, L1 L2 L3। अगर हम बात करें कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, तो क्या L1 L3 एक दूसरे का पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, देन वी कैन से दैट कि L1 इज पैरेलल टू L3। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब जब तीनों हो जाए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिश्ता इक्विवेलेंस कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर अब हम लोग को बताना है कि द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इक्वल टू mx 2x+4, यानी आपको सभी लाइंस का सेट बनाना है जो रिलेटेड हो इस इक्वेशन से। कितना से? y इक्वल टू में 2x+4 से। तो आपको स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, जो इक्वेशन जो होता था स्ट्रेट लाइन का, वो क्लास 11th में बताया गया हो, y इक्वल टू mx+c। ये m क्या होता था? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप होता था। तो यहां देखिए m का वैल्यू कितना है? 2 है। तो वही लिखा था, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x+4 इज m इक्वल टू 2। आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th का ही बात बता रहे हैं अभी हम, कि अगर दो लाइन है हमारे पास m1 और m2, इसका स्लोप है, तो ये पैरेलल होने का कंडीशन क्या होगा कि m1 इक्वल टू m2, मतलब स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्लोप हमारा जो 2 है ये फिक्स होगा, लेकिन 4 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 4 5 6 8 9 10 12, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इट इज नोन दैट पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप। हम लोग जानते हैं कि m1 और m2 क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। द लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू 2x फिक्स रहेगा, 4 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, वेयर c बिलोंग्स टू r, इस रिलेशन को बिलोंग्स करेगा। हेंस द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइंस इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x+c, वेयर c बिलोंग्स टू r। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है ना, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। और एक बात और, लिखना बहुत जरूरी है। यह मत सोचिएगा कि सर इतना बड़ा लिख रहे हैं तो हम शॉर्टकट मार के निकल जाएं, तो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर शॉर्टकट मार देगा, ठीक है ना। और एग्जामिनर शॉर्टकट मारेगा तो साल भर पछताइएगा, याद रखिए। इसलिए पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 इसका एलिमेंट है, और साथ ही साथ एक रिलेशन भी दिया हुआ है 1 2 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है ABCD, इनमें से कोई एक सही है, इसी को आपको पकड़ना है। बोलता है पहला, R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं।
रिफ्लेक्सिव तो है ही ना, 1 1 है ही, 2 2 है ही, 3 3 है, 4 4 है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। तो चलो 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए, देखो तो नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। बट नॉट ट्रांजिटिव। चलो तो ये तो फर्स्ट तो हुआ नहीं हमारे पास, सेकंड देखते हैं। चलो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं, तो ट्रांजिटिव देखते हैं। चलो 1 2 है तो 2 2 ठीक है, तो 1 2 बिल्कुल है ना। वैसे ही आगे आप चेक कर लेना, तो आपका बी नंबर करेक्ट, ठीक है ना। मतलब रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। अब हम लोग 16 नंबर देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी का वैल्यू जो है वो 6 से ज़्यादा है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? ये तो बहुत आसान सा है, आप खुद भी बना सकते हो, चेक कर लो ना। b का वैल्यू तो बोलता है 6 से ज़्यादा, तो 6 से ज़्यादा तो b का वैल्यू तो ये तो होगा नहीं। अच्छा चलो, यहाँ तो b का वैल्यू 6 से ज़्यादा है, लेकिन ज़रा देख लेते हैं कि a इक्वल टू, अगर b के जगह पे 8 रखें तो a का वैल्यू कितना आया मेरे पास? 6 आया ना। यहाँ 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अच्छा अब की बार c देखते हैं, बिल्कुल हो गया है ना। अगर हम b के जगह पे 8 रखेंगे तो a के जगह पे हमारा कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, यानी c नंबर हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलो